हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एएफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज हम कर रहे हैं आपका कॉन्स्टिट्यूशन का नेक्स्ट लेक्चर। और आज हमने करना है रिट ज्यूरिस्डिक्शंस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। रिट ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। अब ये क्या चीज है, बड़े ध्यान से सुनना। एंड मैं लिख के दे रहा हूं। एक तो तुम्हें पसंद बहुत आएगा ये टॉपिक। दूसरी चीज, इसके अंदर पेपर में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। अब तो और अच्छा लगेगा ये टॉपिक। एक्चुअल में हमारे इंडिया में 5 तरीके के रिट्स होते हैं। अगर मैं तुम्हारे को दिखाऊं तो हमारे इंडिया में, एक मिनट देख, हमारे इंडिया में 5 तरीके के रिट्स होते हैं। वो ये अभी हम पढ़ेंगे। रिट्स क्या होते हैं मैं भी ये भी बताऊंगा, लेकिन 5 तरीके के रिट होते हैं। एक होता है रिट ऑफ हबीस कॉर्पस, एक होता है मंडमस, एक होता है प्रोहिबिशन, एक होता है सर्टियरी, एक होता है क्यू वारंटो। ये पांचों जो रिट है, ये पांचों के पांचों लैटिन वर्ड है। ये पांचों के पांचों क्या है? लैटिन वर्ड है। और इनका इंग्लिश मतलब क्या होता है भी मैं समझाऊंगा। इन पांचों में से कोई एक रिट पेपर में जरूर आएगा, लिख लो। इन पांचों में से कोई एक लिख लो। एनी वन विल डेफिनेटली कम। कोई एक जरूर आएगा पेपर के अंदर, आएगा ही आएगा, आ सकता नहीं है, आएगा। ठीक है, अब जरा पढ़ें रिट क्या होता है। मैं तुम्हें बताता हूं, जरा समझना। रिट अगर मैं तुम्हें बहुत सीधी सी भाषा में समझाऊं ना, तो जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, उसको कहीं से भी कोई भी रेमेडी नहीं मिल रही। अगर किसी इंसान के साथ कुछ गलत हुआ है और उसके वो रास्ते सारे बंद हो गए, वो कहीं पे भी उसको कोई रेमेडी नहीं मिल रही है, तो उस केस में वो रिट के थ्रू हेल्प ले सकता है। रिट के थ्रू हेल्प ले सकता है। तो रिट इज अ काइंड ऑफ रेमेडी। रिट एक रेमेडी है जो कौन प्रोवाइड करता है? तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। इसका मतलब इंडिया में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एक ऑर्डर पास करते हैं। उस ऑर्डर को हम रिट बोल रहे हैं। उस ऑर्डर को हम क्या बोल रहे हैं? रिट बोल रहे हैं। रिट एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है कंटेनिंग ऑर्डर। आ गई ना, रिट इज अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट कंटेनिंग एन ऑर्डर। एक उस ऑर्डर के अंदर क्या होता है? रेमेडी होती है। क्या प्रोवाइड की जाती है? रेमेडी प्रोवाइड की जाती है बंदे को जिसके साथ गलत हुआ है। लेकिन लॉ बोलता है कि रेमेडी रिट के थ्रू आपको सिर्फ तभी मिलेगी अगर किसी पर्टिकुलर लॉ में उस चीज को लेकर स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है। मान लो आपको के साथ कुछ ऐसा गलत हुआ है कि उसके लिए लॉ में आपको रिलीफ लेने के लिए कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है, अलग से कोई प्रोविजन नहीं है, तो उस केस में आप रिट के थ्रू वो रिलीफ ले सकते हो। तो मैंने अभी क्या बताया, जब आपके सारे रास्ते बंद हो जाए और आपको कोई रिलीफ नहीं मिल पा रहा है, तो आप किसकी हेल्प ले सकते हो? रिट की हेल्प ले सकते हो। रिट की हेल्प ले सकते हो। ये बात समझ आती है। रिट एक तो क्या है? रिट एक रेमेडी है जो कौन प्रोवाइड करता है? या तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। अब समझना कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे केस कब कब, आप रिट कब कब लगा सकते हो, रिट की एप्लीकेशन कब कब लगा सकते हो। तो अगर हम बात करें यहां पे पहले तो रिट, तो रिट क्या है? इट इज अ रेमेडी। सीधी सी भाषा में अगर तुमसे कोई पूछे व्हाट इज इट, इट इज अ रेमेडी प्रोवाइडेड बाय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। एक ऐसी रेमेडी जो या हाई कोर्ट दे सकता है, सुप्रीम कोर्ट दे सकता है, लोअर लेवल के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना, सेशन कोर्ट, ये सब नहीं दे सकते। ये सब रिट पास नहीं कर सकते। रिट की फॉर्म में ये लोग रेमेडी पास नहीं कर, खाली अपर कोर्ट्स को ये पावर देना, मतलब रिट रेमेडी देना अलाउड है। अगर मैं बात करूं तो हमारे इधर अगर हम बात करें तो रिट भी ना 2 तरीके की है। एक है आर्टिकल 32 और एक है आर्टिकल 226। अगर आप आर्टिकल 226 के अंदर रिट अगर आप लगाओगे तो वो सुप्रीम कोर्ट को लगेगी। अगर आप सुप्रीम कोर्ट पे रिट पिटीशन लगाना चाहते हो तो वो आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग लगेगी। अगर आप हाई कोर्ट पे रिट पिटीशन, सॉरी गलत बोल गया मैं, उल्टा लिख दिया मैंने, गलती से उल्टा लिख दिया। अगर आप सुप्रीम कोर्ट पे रिट पिटीशन लगाना चाहते हो आर्टिकल 32 में लगेगी। सुप्रीम कोर्ट पे आर्टिकल 32 में लगेगी एंड हाई कोर्ट पे आर्टिकल 226 के अंदर लगेगी। हाई कोर्ट पे 226 पे लगेगी। आपके साथ कुछ गलत हुआ है और आप रेमेडी लेने के लिए लीफ मांग रहे हो और एप्लीकेशन लगा रहे हो, रिट पिटीशन लगा रहे हो, तो रिट पिटीशन अगर आप आर्टिकल 226 में लगाओगे तो हाई कोर्ट को लगाओगे, और सुप्रीम कोर्ट को लगानी है तो आर्टिकल 32 के अंदर लगाओगे। ठीक, अच्छा, हाई कोर्ट पे कब लगती है और सुप्रीम कोर्ट पे कब लगती है? सुप्रीम कोर्ट के पास कब लगती है रिट पिटीशन?
जब आपके फंडामेंटल राइट्स इंफ्रिंज होते हैं। क्या इंफ्रिंज होते हैं? फंडामेंटल राइट्स इंफ्रिंज होते हैं। अगर आपके किसी भी तरीके से फंडामेंटल राइट छीन लिए गए हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स में क्या था, राइट टू लिबर्टी, है ना, राइट टू फ्रीडम वगैरह वगैरह, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू इक्वालिटी, ये सब फंडामेंटल राइट का पार्ट है। अच्छा, मान लो किसी ने आपको जबरदस्ती डिटेन कर लिया, उठाकर जबरदस्ती अरेस्ट कर लिया और जेल में डाल दिया पुलिस वाले ने आपको उठाकर, बिना किसी रीजन के। इसका मतलब पुलिस वाले ने आपकी फ्रीडम छीनी है, आपकी लिबर्टी छीनी है, फंडामेंटल राइट वायलेट हुए हैं। तो आपके बिहाफ पे आपका कोई फैमिली मेंबर, या आपको भी मौका प्रोवाइड किया जाएगा, आपको लॉयर प्रोवाइड किया जाएगा, आप खुद भी, आपका कोई फैमिली मेंबर सुप्रीम कोर्ट पे रिट पिटीशन लगा सकता है। यहां पे आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो बिना हाई कोर्ट पे जाए। क्यों? क्योंकि यहां पे आप सुप्रीम कोर्ट पे क्यों जा सकते हैं? क्योंकि यहां पे फंडामेंटल राइट वायलेट हुए हैं, फंडामेंटल राइट्स इंफ्रिंज हुए हैं, वायलेट हुए हैं। किसी ने आपके फंडामेंटल राइट छीने हैं। किसने छीने? पुलिस वाले ने छीने, विदाउट एनी रीजन। अगर आपको अरेस्ट कर लिया पुलिस वाले ने, देखो अगर आपकी गलती और आपकी गलती की वजह से आपको अरेस्ट करके डिटेन करा पुलिस वाले ने, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, फिर तो वो जेल में रहना ही पड़ेगा। अगर आपने मान लो किसी का मर्डर करा और उठा के जेल में डाल दिया, तो आप रिट पिटीशन नहीं लगाओगे कि मेरे को जेल में डाल दिया, मेरी फ्रीडम छीन ली। वो तो तुमने गलत काम करा, इसलिए डाला है। लेकिन अगर बिना किसी रीजन के अगर आपको उठाकर जेल में डाल दिया, इसका आपकी फ्रीडम छीनी गई है, फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन लगा सकते हो उस पुलिस ऑफिसर्स के अगेंस्ट, पुलिस डिपार्टमेंट के अगेंस्ट, जिन्होंने आपको विदाउट एनी रीजन अरेस्ट करा। अब हाई कोर्ट के पास पिटीशन कब लगती है? आर्टिकल 226 के अंदर, द हाई कोर्ट हैज द पावर टू इशू डायरेक्शन और ऑर्डर्स और रिट इंक्लूडिंग रिट्स इन द नेचर ऑफ हबीस कॉर्पस, मंडामस, आगे फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल डिसिप्लिन पार्ट 3 और फॉर एनी अदर पर्पस। लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, फॉर एनी अदर पर्पस, लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब इसका मतलब तुम्हें एक चीज और समझ आएगी, हाई कोर्ट पे अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं, तो आप तब भी जा सकते हो, और फॉर एनी अदर पर्पस भी जा सकते हो। अगर आपका कोई और राइट वायलेट हुआ है, या आपको किसी और तरीके से परेशानी पहुंची है, किसी और तरीके से आपके साथ कुछ गलत हुआ है, लेकिन वो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड नहीं है, कुछ और तरीके से गलत है, कैसा भी गलत आपके साथ हुआ है जो फंडामेंटल राइट में फॉल नहीं भी कर रहा, तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। इसका एक चीज समझ आई यहां से, कुछ एक चीज अगर आपने एनालाइज करी हो तो सुप्रीम कोर्ट में आप रिट पिटीशन खाली फंडामेंटल राइट वायलेट होंगे तभी लगा सकते हो, लेकिन हाई कोर्ट पे आप रिट पिटीशन कभी भी लगा सकते हो, फंडामेंटल राइट वायलेट होंगे तब भी, या एनी अदर रीजन आपके साथ कुछ और किसी तरीके से गलत हुआ है तो भी आप रिट पिटीशन लगा सकते हैं। इसका कह सकता हूं कि हाई कोर्ट का स्कोप ज्यादा वाइडर है। ये हाई कोर्ट का स्कोप ज्यादा वाइडर रखने का रीजन ये था, अच्छा अगर सपोज बच्चा बोलता है कि सर अगर किसी के खाली फंडामेंटल राइट वायलेट हुए हैं तो वो हाई कोर्ट में जाएगा या सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो बेटा उसकी मर्जी है। लेकिन अगर फंडामेंटल राइट के अलावा कोई और चीज वायलेट हुई है तो और वो रिट पिटीशन लगाना चाहता है, तो वो खाली हाई कोर्ट में जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता। और फंडामेंटल राइट वायलेट हुए तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हो विदाउट गोइंग टुवर्ड्स द हाई कोर्ट। अब एक बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आता है, बच्चा मेरे से क्वेश्चन पूछता है कि सर मान लो कि यहां पे हम हाई कोर्ट के पास गए, एक मिनट रुको मैं इसको ठीक कर लूं। बच्चे का क्वेश्चन है सर मान लो ऐसे तो हर बंदा रिट पिटीशन लगाएगा हाई कोर्ट के अंदर, तो हाई कोर्ट पे बर्डन ज्यादा नहीं हो जाएगा? तो बेटा एक बात बताओ मेरे को, हाई कोर्ट का बर्डन थोड़ा सा ज्यादा रखने के लिए और सुप्रीम कोर्ट का कम करने के लिए, तभी तो यहां पे हाई कोर्ट को पावर ज्यादा दी है। हाई कोर्ट का स्कोप यहां पे ज्यादा वाइड क्यों रखा है? सुप्रीम कोर्ट इंडिया में पूरे एक ही है, हाई कोर्ट हर स्टेट का अलग होता है, तो इसका हाई कोर्ट पे वैसे भी बर्डन कम पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट का पूरा इंडिया देखना होता है, हाई कोर्ट को खाली अपनी स्टेट देखनी होती है, तो हाई कोर्ट पे पहले ही बर्डन कम होता है, तो अगर वो फंडामेंटल राइट के अलावा एनी अदर पर्पस के केस भी देख लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो पहले ही बेचारा वो पूरे इंडिया का ही एक है, दिल्ली के अंदर आपको पता प्रगति मैदान में है सुप्रीम कोर्ट, तो उसके ऊपर पहले इतना बर्डन है, आप उसके ऊपर इसलिए बर्डन थोड़ा सा रिड्यूस करने के लिए उसके पास खाली फंडामेंटल राइट वायलेट करने की पावर रखवाई। और हाई कोर्ट के भले, हाई कोर्ट के लिए क्या कहा गया, हाई कोर्ट दोनों केस देख सकता है, फंडामेंटल राइट वायलेशन के भी और एनी अदर पर्पस के भी। अच्छा एक चीज और, सबसे बड़ी चीज, जो हमारे डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी थे, है ना, वो तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी कहते थे कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी ये कहते थे कि आर्टिकल 32 इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी ये कहते थे कि जो आर्टिकल 32 है वो सुप्रीम कोर्ट का क्या कहते हैं, आर्टिकल 32 है वो कॉन्स्टिट्यूशन की हार्ट एंड सोल है,
वो इसलिए कहते थे क्योंकि आर्टिकल 32 डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास आपको एक्सेस देता है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट वायलेट हो तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट पे जाओ, बिना अगर आप हाई कोर्ट पे नहीं भी जा सकते आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट पे आ सकते हो। वरना नॉर्मली क्या होता है कि पहले केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आता है, सेटिस्फाइड अपील हाई कोर्ट में, या पहले कई बार केस हाई कोर्ट में आता है, सेटिस्फाइड नहीं तो अपील सुप्रीम कोर्ट में आती है। तो नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट पे अपील जाती है, डायरेक्ट केस नहीं आते। लेकिन यहां पे आप डायरेक्टली अपील, यहां पे आप डायरेक्टली आप पिटीशन लगा सकते हो, रिट पिटीशन लगा सकते हो सुप्रीम कोर्ट के पास विदाउट गोइंग टुवर्ड्स हाई कोर्ट, आर्टिकल 32 के थ्रू। तो इसका इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपके फंडामेंटल, ऐसे इन्होंने क्यों बोला, क्योंकि यहां पे फंडामेंटल राइट्स की बात है। और फंडामेंटल राइट्स एक ऐसे राइट होते हैं जो हर इंसान को कॉन्स्टिट्यूशन कहता है मिलने ही चाहिए, और वो बहुत ज्यादा मच इंपॉर्टेंस के, इसलिए डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट पे आना अलाउ कर दिया ये। और आर्टिकल 32 ने अलाउ कर दिया डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट पे आना, इसलिए कहा जाता है कि आर्टिकल 32 दिल और दिमाग है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। क्योंकि सारा कितना दिल और दिमाग इसलिए बोला कि यहाँ पे ये कितनी इंपॉर्टेंस दे रहा है कि हमारे एक नॉर्मल बंदे को, कि दिल से, हम कहते हैं ना कई बार बंदा दिल से काम करता है, कितने दिल से काम कर रहा है कि डायरेक्टली आप हमारे घर आओ, मतलब सुप्रीम कोर्ट में आओ, डायरेक्टली हम आपका केस देखेंगे अगर फंडामेंटल राइट वायलेट होते तो अब आपको एक बेस समझ आ गया। रिट क्या होता है, एक रेमेडी होती है जो कौन प्रोवाइड करता है, या तो हाई कोर्ट प्रोवाइड करेगा, सुप्रीम कोर्ट प्रोवाइड करेगा। किस आर्टिकल्स के थ्रू उनके पास पावर आई है, आर्टिकल 32 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट के पास आप रिट पिटीशन लगा सकते हो, और आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट के पास आप पिटीशन लगा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट पे आप पिटीशन कब लगाओगे, जब आपके फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज होंगे, वायलेट होंगे। और हाई कोर्ट पे आप कब लगाओगे, जब आपके फंडामेंटल राइट्स एनी अदर पर्पस के लिए भी अगर आपका कोई राइट वायलेट होता है, एनी अदर राइट या एनी अदर पर्पस जो आपको लगता है आपके साथ गलत हो गया, तो आप यहाँ पे एप्लीकेशन लगा सकते हो, पिटीशन लगा सकते हो, रिट पिटीशन। अब 5 तरीके के रिट्स होते हैं, 5 तरीके के रिट्स होते हैं। एक है रिट ऑफ हबीस कॉर्पस। पहले ना मैं सबके बारे में, इन पांचों के पांचों रिट्स के बारे में थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से समझा रहा हूं क्या होता है ये, फिर डिटेल में पढ़ेंगे इनके बारे में वहां पे जाके जब नीचे जाएंगे। रिट ऑफ हबीस कॉर्पस, एक है रिट ऑफ मंडमस, एक है रिट ऑफ प्रोहिबिशन, एक है रिट ऑफ सर्टियरोरी, और एक है रिट ऑफ क्यू वारंटो। रिट ऑफ क्यू वारंटो, ये 5 तरीके के रिट्स है जिनके बारे में भी हम वन बाय वन पढ़ेंगे। होते क्या, शॉर्ट में समझा रहा हूं सिर्फ, फिर डिटेल में पढ़ेंगे। ये कहता है, ये वाला रिट ये बोलता है कि अगर कोई भी अथॉरिटी मतलब अथॉरिटी में कौन हो सकता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट, पुलिस, कोई भी, सीबीआई वाले हो गए, कोई भी अथॉरिटी अगर किसी पर्सन को विदाउट एनी रीजन डिटेन कर लेती है, विदाउट एनी रीजन डिटेन कर लेती है, डिटेन मींस हिरासत में ले लेती है, विदाउट एनी रीजन डिटेन कर लेती है, हिरासत में ले लेती है, तो इसका मतलब हम उसकी फ्रीडम को छीन रहे हैं। हम फ्री, देखो इसका मतलब भी क्या होता है, हबीस कॉर्पस एक लैटिन वर्ड है विच मीन्स टू हैव अ बॉडी। इसका मतलब होता है हबीस कॉर्पस मीन्स टू हैव अ बॉडी, कि आपकी खुद की एक बॉडी, टू हैव अ बॉडी का मतलब होता है यहाँ पे, इधर बॉडी का मतलब फ्रीडम, यहाँ पे आपको आजादी मिलनी चाहिए, आजादी रहनी चाहिए आप, टू हैव अ बॉडी मींस आपके साथ फुल फ्रीडम होनी चाहिए। पर्सन विदाउट, अगर वो किसी पर्सन को विदाउट एनी रीजन डिटेन किया जाता है, हबीस कॉर्पस ये कहता है, तो उस केस में जिस पर्सन को डिटेन किया गया विदाउट एनी रीजन, बिना किसी वजह से अगर कोई अथॉरिटी डिटेन करती है, तो उस केस के अंदर हम लोग हाई कोर्ट में पिटीशन लगा सकते हैं उस बंदे के। अच्छा, यहाँ तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों पे लग सकती है, क्यों, क्योंकि किसी की फ्रीडम डिटेन की जा रही है, तो यहाँ पे आर्टिकल 19 है ना, राइट टू फ्रीडम वायलेट होगा, है ना। और इसके अलावा अगर ऐसा कुछ होता है तो फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, तो आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हो। तो अगर किसी विदाउट रीजन की वजह से अगर किसी बंदे को विदाउट रीजन डिटेन किया जाता है,
तो वो बंदा खुद या उसके बिहाफ पे कोई पर्सन उसको प्रोटेक्ट करने के लिए रिट पिटीशन लगा सकता है, रिट ऑफ हबीस कॉर्पस, कि इसको छोड़ दिया जाए। इस अथॉरिटी ने बिना किसी रीजन के उसको अरेस्ट कर लिया है, बिना किसी रीजन के उसको डिटेन कर रखा है, अरेस्ट कर रखा है। अब क्या होगा कि वो कोर्ट जो है इस अथॉरिटी को नोटिस भेजेगा कि भाई हम इस बंदे को छोड़ रहे हैं। ऑर्डर पास करके कोर्ट ये बोलेगा कि भाई हम तो क्या कर रहे हैं, अगर कोर्ट को प्राइमा फेसी देखते ही लगता है कि हाँ इस पिटीशन में दम है और बिना किसी रीजन के इस अथॉरिटी ने अरेस्ट कर रखा है इस पर्सन को, तो कोर्ट सीधा छूटते ही ये बोलेगा कि हम इस बंदे के लिए और इसको छुड़वाने का ऑर्डर पास कर रहे हैं। अगर इस बंदे को आपने क्यों डिटेन करा है, अगर आप पे कोई जेन्युइन रीजन है तो बताओ, अदरवाइज इस बंदे को छोड़ दो, अदरवाइज इस बंदे को छोड़ दो, कोर्ट ये बोलेगा। तो ले देके इसका समझ आ गया। अगर किसी बंदे को बिना किसी वजह के अरेस्ट कर लिया गया है, जबरदस्ती का अरेस्ट करके पकड़ा गया, तो आप उसको बचाने के लिए उस बंदे को रिट ऑफ हबीस कॉर्पस लगवा सकते हो उस अथॉरिटी के अगेंस्ट। और अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ ये बंदा जेन्युइन है, तो आप वो रिट ऑफ हबीस कॉर्पस के थ्रू बच जाएगा। एक ये काम हो गया। नेक्स्ट आता है रिट ऑफ मंडामस। मंडामस का मतलब होता है टू कमांड। कमांड देना, ऑर्डर पास करना। ये क्या बोलता है रिट ऑफ मंडामस, कि अगर किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की या किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल की या किसी पब्लिक अथॉरिटी की कोई ड्यूटी बनती थी कुछ करने की, कोई काम करने की, मान लो पुलिस वाले के पास गए कुछ काम करवाने की, सर मेरी एफआईआर नोट डाउन कर दो, मेरी कंप्लेंट लिख दो, तो वो उसकी ड्यूटी है कंप्लेंट लिखना। और मान लो वो कंप्लेंट आपकी नहीं लिख रहा। देखो एफआईआर तो वो हर केस में नहीं लिखते, एफआईआर तो लिखना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि एफआईआर के लिए तो बहुत स्ट्रिक्ट केस प्रोविजन चलते हैं, मगर कंप्लेंट पहले लिखी जाती है। कंप्लेंट और एफआईआर अलग अलग चीजें होती हैं, पहले कंप्लेंट होती है उसके बाद एफआईआर होती है। लेकिन अगर बहुत सीरियस ऑफेंस है तो डायरेक्टली एफआईआर भी हो सकती है बिना कंप्लेंट के, लेकिन पहले हमेशा कंप्लेंट होती है। मान लो कि वो आपकी कंप्लेंट भी नहीं लिख रहा, इसके मतलब उसकी वो ड्यूटी बनती है, फिर भी वो अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहा है ना, तो उस केस में आप उसके अगेंस्ट रिट ऑफ मंडामस लगवा सकते हो, है ना। और कोर्ट में जाकर बोल सकते हो कि सर इस पर्सोनल की ड्यूटी बनती थी लेकिन अपनी वो ड्यूटी पूरी नहीं कर रहा, तो कोर्ट उस केस के अंदर उस पर्सोनल को ऑर्डर दे सकता है, उस अथॉरिटी को ऑर्डर दे सकता है कि तुम्हारी ड्यूटी बनती है, वो काम करो, तुम्हारी ड्यूटी है। तो ले दे के कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल उसकी कोई भी ड्यूटी बनती है, तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया, मान लो कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल सरकारी कर्मचारी, आप किसी बैंक में चले गए, किसी पब्लिक अथॉरिटी में, जैसे अभी पीछे आईसीआई आईसीएसआई के अगेंस्ट आईसीआई आईसीएसआई की ड्यूटी बनती थी कि वो एग्जाम्स जो है प्रोटेक्शन के साथ कंडक्ट करवाए जब कोविड चल रहा था, तो उसके आईसीआई आईसीएसआई के अगेंस्ट भी रिट ऑफ मंडामस लगाई गई थी, क्योंकि पब्लिक अथॉरिटीज के अगेंस्ट भी लगाई जाती है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस के अगेंस्ट भी लगाई जाती है। आईसीआई आईसीएसआई क्या है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस हैं जो अपने एक्ट से बनी है, तो इनके आईसीएसआई के अगेंस्ट भी एक रिट ऑफ मंडामस लगी थी, जिसमें बंदे ने ये रिक्वेस्ट करी थी कि आईसीएसआई की ड्यूटी बनती है कि अगर वो एग्जाम करवाए तो टाइम पे करवाए और फ्रीडम के थ्रू कराए। और आईसीएसआई क्या कर रहा था कि एग्जाम लेने की बात ही नहीं कर रहा था और कुछ बता ही नहीं रहा था कि कब एग्जाम होंगे, क्या होगा और कैसे होंगे वगैरह वगैरह, मतलब बहुत सारी चीजों के ऊपर बात उठी थी, तो आईसीएसआई के अगेंस्ट भी रिट ऑफ मंडामस लगाई गई थी। तो रिट ऑफ मंडामस का क्या होता है कि अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल की, किसी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की कोई ड्यूटी बनती है कुछ करने की, अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो उनके अगेंस्ट रिट ऑफ मंडामस लगाई जाती है। किसी की आजादी छीनी जा रही है और बिना इस रीजन के डिटेन किया जा रहा है तो रिट ऑफ हबीस कॉर्पस लगती है। अब रिट ऑफ प्रोहिबिशन और रिट ऑफ सर्टिरोरी कब लगती है, जरा इनके बारे में बात करते हैं। अगर किसी लोअर कोर्ट के पास कोई ऐसा मैटर चला गया है जो उसकी जुरिस्डिक्शन में आता ही नहीं है, जो उसकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, और वो फिर भी उसको हैंडल करने लगा है, उस केस को डील करने लगा है, अभी उसने डील करा नहीं है, डील करने लगा है, तो उस केस में आप, अगर आपको पता है, मान लो कोई सपोज आपकी जानकारी में, आप एक नॉर्मल इंडिविजुअल हो, किसी बंदे ने आपके नोन में या किसी ने आपके ऊपर ही, मान लो किसी ने आपके ऊपर कोई केस कर दिया है लोअर कोर्ट में, और जो केस उसने करा है आपके ऊपर लोअर कोर्ट में, वो केस को हैंडल करने की पावर है ही नहीं उस लोअर कोर्ट के पास, फिर भी लोअर कोर्ट उस केस को स्टार्ट करने लगा है, अपने पास एक्शन लेने लगा है आपके ऊपर, तो उस केस में आप सुपीरियर कोर्ट का क्या हो गया, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पे जाकर पिटीशन लगा सकते हो कि सर इस वाले लोअर कोर्ट के पास ये पावर है ही नहीं है काम करने की, उसकी जुरिस्डिक्शन में केस आता ही नहीं है, ये पावर है ही नहीं उनके काम करने की, फिर भी वो इस केस को डील करने लगे। तो ऐसे केस में जो सुपीरियर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट को ऑर्डर पास करेगा कि आप ये काम नहीं करोगे, क्योंकि ये आपकी पावर में नहीं है। इसलिए नाम क्या है, रिट ऑफ प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मींस रोक लगाई जा रही है।
आपके ऊपर रोक लगाई जा रही है कि आपकी ये ड्यूटी है कि आप सिर्फ वही काम करो जो आपकी पावर में है। देखो जैसे एक बात बताए, कंपनी क्या काम कर सकती है? कंपनी सिर्फ वो काम कर सकती है जो उसके एमओयू में लिखा है। सिमिलरली हर एक कोर्ट की भी एक पावर होती है। जैसे एक बात बताओ, तुम लोगों को अलग अलग तरीके के मजिस्ट्रेट होते हैं, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, है ना? तो वो लोअर कोर्ट्स के अंदर आते हैं, वो सबसे नीचे लोअर कोर्ट्स के अंदर आते हैं। अब फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट की ना पावर है अपनी। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की अलग पावर है, वो इतने इतने टर्म तक की इंप्रिजनमेंट देगा, इतने तक का फाइन लगाएगा। सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट की अलग पावर है कि वो इतने टर्म तक की इंप्रिजनमेंट देगा, इतने का फाइन लगाएगा। तो अगर कोई केस उनके पास ऐसा चला गया है जिसको उसको हैंडल करने की पावर ही नहीं है, वो उस केस को हैंडल कर ही नहीं सकते, वो उनकी ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता, है ना? और फिर भी वो उस केस को हैंडल कर रहे हैं, तो उस केस के अंदर अभी वो स्टार्ट करने लगे हैं, अभी केस की जजमेंट नहीं पास हुई है, करने लगे हैं, तो उस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, जो अपर वाले कोर्ट है, अपर वाले जो कोर्ट है, सुपीरियर कोर्ट लोअर कोर्ट को ऑर्डर पास कर सकते हैं कि आप ये काम नहीं करोगे क्योंकि आपकी पावर में नहीं आता, इसलिए बोलते हैं रिट ऑफ प्रोहिबिशन। अब आता है रिट ऑफ सर्टिरोरी। ये रिट ऑफ सर्टिरोरी रिट ऑफ प्रोहिबिशन का उल्टा है, इसी का उल्टा है। यहां पे क्या था, ये कब लगता है? बिफोर ऑर्डर इज गिवन, बिफोर ऑर्डर इज गिवन बाय लोअर कोर्ट, और ये लगता है आफ्टर ऑर्डर इज गिवन बाय लोअर कोर्ट। ये लगता है बिफोर ऑर्डर इज गिवन बाय लोअर कोर्ट, और ये लगता है आफ्टर ऑर्डर इज गिवन बाय लोअर कोर्ट। मतलब अगर किसी लोअर कोर्ट के पास किसी चीज को डील करने की पावर नहीं थी, और उसके पास पावर नहीं थी, फिर भी उसने उस केस को डील भी करा और जजमेंट भी पास कर दी, तो उस जजमेंट के अगेंस्ट सुपीरियर कोर्ट पे एप्लीकेशन लगाई जा सकती है, रिट पिटीशन लगाई जा सकती है, रिट ऑफ सर्टिरोरी, कि सर इस बंदे ने, इस कोर्ट ने वो वाला केस हैंडल कर लिया जो इनकी ज्यूरिसडिक्शन में था ही नहीं, इनके पास पावर थी ही नहीं, फिर भी हैंडल कर लिया। तो उस वाले केस को कैंसिल करवाने के लिए, उस वाली जजमेंट को कैंसिल कराने के लिए रिट ऑफ सर्टिरोरी की एप्लीकेशन लगाई जाएगी कि इन्होंने अपनी पावर के अगेंस्ट जाकर केस हैंडल करा है जो इनकी पावर थी ही नहीं। तो उस केस के अंदर रिट ऑफ सर्टिरोरी की एप्लीकेशन से आप वो जो लोअर कोर्ट की जजमेंट है उसे कैंसिल करवा सकते हो सुपीरियर कोर्ट से। तो इसका फर्क समझ आया? तो रिट ऑफ प्रोहिबिशन कब लगता है, रिट ऑफ सर्टिरोरी कब लगता है? दोनों ही केस में लोअर कोर्ट अपनी पावर से बाहर जाके काम कर रहे हैं, लेकिन यहां पे अभी उन्होंने जजमेंट पास नहीं करी है, अभी केस चालू नहीं हुआ है, उससे पहले ही उनके अगेंस्ट एप्लीकेशन लग गई है, और यहां पे लोअर कोर्ट ने जजमेंट दे दिया और उसके बाद अगेंस्ट एप्लीकेशन लगी है। तो अच्छा, यहां पे मैं जो बात कर रहा हूं वो किसकी बात कर रहा हूं? यहां पे भी लोअर कोर्ट के ऊपर लग रहा है। अब आता है रिट क्यू वारंटो। क्यू वारंटो का मतलब होता है नो योर अथॉरिटी। क्यू वारंटो मींस नो योर अथॉरिटी। आपकी अथॉरिटी क्या है उसे जानो, आपकी अथॉरिटी क्या है आप उसे जानो, आपकी पावर क्या है, आपकी अथॉरिटी क्या है उसे जानो। और ये किस पे लगता है? पब्लिक अथॉरिटीज पे। वो किस पे लगता है? लोअर कोर्ट्स पे। ये किस पे लगता है? पब्लिक अथॉरिटी, मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स लाइक पुलिस, है ना, या इसके अलावा मिनिस्ट्रीज, ये सब पब्लिक अथॉरिटीज का पार्ट हो गई, है ना। या इसके अलावा एग्जांपल लेके बात करूं मैं आप लोगों से, तो ट्रैफिक पुलिस, ये सब किसके अंदर आ गई? पब्लिक अथॉरिटीज के अंदर आ गई, है ना। या दिल्ली जल बोर्ड जो है, ये सब भी पब्लिक अथॉरिटी के अंदर आ गया ना। वाटर डिपार्टमेंट जो वाटर सप्लाई करता है, ये सब किसमें? पब्लिक अथॉरिटी के अंदर आते हैं। तो ये क्या बोलता है, ये रिट क्यू वारंट क्या बोलता है कि अगर किसी पब्लिक अथॉरिटी की किसी चीज की कोई पावर थी ही नहीं, और फिर भी वो अगर उस पावर में डील कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट रिट क्यू वारंट लगाई जा सकती है। तो इसका मतलब ये इन्हीं से मिलता जुलता है, लेकिन फर्क क्या है कि ये लोअर कोर्ट्स की पावर या लोअर कोर्ट पे लगता है, पब्लिक अथॉरिटी पे लगता है। कि अगर लोअर कोर्ट की पावर नहीं है और वो फिर भी डील कर रहे हैं तो ये वाले रिट लगते हैं। अगर किसी की पब्लिक अथॉरिटी की कोई पावर नहीं है और फिर भी वो काम करने की कोशिश कर रही है वो, तो उन पब्लिक अथॉरिटीज के ऊपर ये वाला रिट लगता है, रिट क्यू वारंटो, रिट ऑफ क्यू वारंटो। तो ये 5 रिट हैं जो अभी मैंने तुम्हारे को शॉर्ट में ऊपर से समझा दिए कि हम इन 5 के बारे में पढ़ेंगे क्या। रिट कौन इशू करता है, किस आर्टिकल के थ्रू इशू की पिटीशन लगाई जाती है, रिट पिटीशन, रिट क्या होता है, एक बेस रेडी कर दिया तुम्हारा। अब इसको बुक से पढ़ते हैं और देखते हैं क्या चीज है, ठीक है।